Hello everyone. Today we are going to see our next topic in the chapter of electromagnetic induction. Before going that, first we recall which we have covered in our previous class. So last class में आप लोग देख चुके हो कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. अब यहाँ पे डी लिख रहा है डी फाई अपॉन डी टी. इसका मतलब ये जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. अगर आपको एवरेज ईएमएफ निकालना है तो एवरेज ईएमएफ क्या होता है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन करे हैं कि जो वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी होता है, ये आपकी कौन सी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है. मतलब ये बेसिकली क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम. अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी. ओके, तो इसी तरीके से ये मेरे पास एवरेज वैल्यू है ईएमएफ की और ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. और हम लोगों ने देखा था लास्ट कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है. अगर कोई भी कंडक्टर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल 90 तो उसके मूवमेंट की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होती है विच इज इक्वल टू बी एल वी. यहां पे वी बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है. किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, फिर हम लोगों ने देखा था ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रोड. अगर आपके पास कोई भी एक थिन रोड है जिसको आप रोटेट कर रहे हो विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसके रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगी वो कितनी होती है मेरे पास, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2. तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई रोड है जिसकी लेंथ क्या है एल, और जो रोड ये रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस गिवन फील्ड में, तो आप क्या बोलोगे कि जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसके एंड के अक्रॉस, मान लो अगर ये एंड मेरे पास P है और ये मान लो O है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस बोथ एंड्स वो किसके बराबर है, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है. अब अगर आपको ये पता करना हो कि हाई पोटेंशियल कहाँ पे होगा, लो पोटेंशियल कहाँ पे होगा, उसके लिए आप लोग यूज करते हो. देखो यहां पे मान लो मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है इस रोड के अंदर. अब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब तो अगर वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ओ पॉइंट की तरफ. तो आप बोल सकते हो कि हाई पोटेंशियल मेरा ओ पॉइंट पे होगा और लो पोटेंशियल किस पे होगा, पी पॉइंट पे होगा. ये डिपेंड करते हैं कि मेरा फील्ड किस डायरेक्शन में है, आपका जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है. तो आपको हमेशा यूज करना है वी वेक्टर को बी वेक्टर के पास लेके जाओ, तो वो डायरेक्शन होती है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की, और जहां आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वहां पे हाई पोटेंशियल होगा, और जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा वहां पे लो पोटेंशियल होगा. तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो कि हाई पोटेंशियल कहां पे होगा, लो पोटेंशियल कहां पे होगा. फिर ये हम चीजें हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे पहले हर एक टॉपिक के ऊपर. सो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ए 50 tons circular coil has a radius of 5 centimeter. It is kept in magnetic field acting normal to the area of coil, and the magnetic field is increased from 0.1 Tesla to 0.3 Tesla in 2 millisecond. Find the average EMF. आपको EMF निकालना है. सबसे पहले देखते हैं मेरे पास गिवन क्या है. देखो बोला गया है जो नंबर ऑफ टन्स है वो कितनी है, 50, and the radius of the coil is 5 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. देन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द एरिया ऑफ कॉइल. जैसे ये मान लो मेरे पास कोई भी एक कॉइल है और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली नॉर्मल डायरेक्शन में किसके, प्लेन ऑफ कॉइल के. भाई ये तो मेरा प्लेन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. अब हमने उसको अंदर की तरफ ले लिया, ठीक है.
ये आपका प्लेन हो गया और हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन होना चाहिए। आप बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो। ओके, और बोला क्या है, जो इनिशियली जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था B1, और उसका वैल्यू मेरे पास क्या है 0.1 टेस्ला, और बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा 0.3 टेस्ला। मतलब आपका फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और ये जो चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है मेरे पास 2 मिली सेकेंड में। तो आपसे पूछा गया कि एवरेज ईएमएफ क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज ईएमएफ को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, माइनस डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ओके, आपको ये नेगेटिव साइन क्या देता है, डायरेक्शन बताता है बस, और डायरेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो इस लूप के अंदर विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इस ईएमएफ का तो वो क्या आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ओके, हमसे पूछ वो क्या रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है एवरेज ईएमएफ का, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई का मीनिंग क्या होता है फाई टू माइनस फाई वन। ओके, सो फाई टू क्या होगा, फाई टू क्या होगा मेरे पास, देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 50। अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है एन बी डॉट ए वेक्टर, तो फ्लक्स को आप लिख सकते हो इजिली। अब देखो यहां पे जो मेरा एरिया है, एरिया वेक्टर है, उसको हमने क्या मान लिया अंदर की तरफ है इनिशियली, और फील्ड भी आपका अंदर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं जो मेरा फ्लक्स है वो बेसिकली क्या है एन ए बी के बराबर है, और फाई टू के लिए क्या लिखूंगा इसको मैं एन बी टू इंटू में ए माइनस एन बी वन ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज ईएमएफ आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में आपका एरिया कॉमन है और एन कॉमन है, तो एन कितना है मेरे पास 50, एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वेयर। ओके, इनटू में B2 माइनस B1, B2 कितना है मेरे पास 0.3 और B1 कितना है 0.1, तो यहां से मेरे पास चेंज कितना आ गया 0.2, और टाइम कितना है मेरे पास 2 मिली सेकेंड। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास इजिली एवरेज ईएमएफ आ जाएगा। ओके, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए। एवरेज ईएमएफ का हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है। ओके, अगर डायरेक्शन निकालना हो कि डायरेक्शन किस तरफ होगा करंट का, देखो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ भी होता है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपका फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये लूप उस चीज को अपोज करेगी, क्योंकि ये लूप क्या चाहती है, लेंज लॉ क्या बोलता है कि लूप चाहती है कि जो फ्लक्स पहले है वो बाद में भी रहे। तो अपने फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए हमेशा अपोज करती है चेंज को। तो चेंज को कैसे अपोज कर सकती है, जब ये अपना फील्ड बाहर की तरफ बना दे, क्योंकि आपके जो क्रॉस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, देख रहे हो आप, आपका फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके क्रॉस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो अपना फील्ड वो बनाएगी बाहर की तरफ। अगर फील्ड बाहर की तरफ होगा तो करंट होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ईएमएफ भी किस डायरेक्शन में, मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम लोग देखते हैं कि बोला गया आपके पास किसी भी रीजन में आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, और ये मेरे पास 4 कॉइल है या लूप है, लूप ए या लूप 1 2 3 4। आपको बताना है कि इन लूप के कोरस्पॉन्डिंग कितना करंट प्रोड्यूस होगा। देखो अब ये लूप इस फील्ड के बाहर है तो फ्लक्स क्या है इसका 0। अगर ये बाहर ही है तो फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, यहां पे लूप 1 के लिए करंट की जो वैल्यू है I1 वो क्या है 0। अब लूप 2 को देखते हैं, जब ये लूप अंदर मूव करेगी, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जो फ्लक्स है, जो लिंक फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट है। आप क्या बोलोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट दिख रहा है आपको। अब हमेशा हर एक टाइम पे आपका इतना एरिया लिंक करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि यहां पे जो एरिया होता है वो बेसिकली लिंक्ड एरिया होता है। जब ये लूप आपकी अंदर इस फील्ड में मूव करती रहेगी हमेशा, तो आपका हमेशा एरिया लिंक कर रहा है फील्ड के साथ, तो आपका फ्लक्स तो चेंज हुआ नहीं। अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो आपका करंट भी क्या होगा 0, तो जो I2 होगा वो भी क्या होगा 0। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लूप 2 की बात कर रहे थे और ये 1 की, अब लूप 3 के लिए देखते हैं।
लूप 3 के लिए देखो ये एंटर कर रहा है, तो देखो जब ये बाहर था और जैसे ही एंटर किया तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। अपने फ्लक्स को कैसे अपोज कर सकता है? जब ये अपना फील्ड बाहर की तरफ बनाए, क्योंकि लूप चाहती है जो फ्लक्स पहले था वो बाद में भी रहे, तो जिसकी वजह से वो अपना फील्ड बनाएगी बाहर की तरफ। तो अगर अगर फील्ड बाहर की तरफ होगा तो करंट कैसा होगा मेरा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लूप 3 में करंट प्रोड्यूस होगा और डायरेक्शन कैसी है उसकी? एंटी क्लॉकवाइज। अब लूप 4 को देखते हैं हम लोग। तो लूप 4 में जैसे ये बाहर निकल रहा है तो इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल चाहती है कि फ्लक्स मेरा पहले वाला मेंटेन रहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए अपना फील्ड बनाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, जब फील्ड अंदर की तरफ होगा तो करंट कैसा होगा आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप लेंज लॉ की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेंज लॉ बेसिकली बोलता है कि कोई भी कॉइल अपने फ्लक्स को हमेशा मेंटेन रखना चाहती है, तो हमेशा वो चेंज को अपोज करेगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बोला गया है कि आपके पास कोई भी एक बार मैग्नेट है जिसको आपने ड्रॉप कर दिया इस होलो कॉपर वायर के अंदर। अब पूछा गया है आपसे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। आपको कमेंट करना है इसके मोशन के ऊपर, इस बार मैग्नेट के मोशन के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, तो एक बात, अब मेरे पास ऑप्शन क्या गिवन है कि आप इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मैग्नेट की, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थर्ड क्या है कि जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। और फोर्थ क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करना है। तो आप क्या बोलोगे? देखो भाई, इसको मैं ना इस कॉपर ट्यूब को मैं डिवाइड करता हूं स्मॉल स्मॉल रिंग में। देखो ये मेरे पास एक ऊपर वाली रिंग हो गई और ये मेरे पास क्या है? मैग्नेट। अब जैसे इसको आप रिलीज करोगे, ये इसका नॉर्थ पोल है, देख रहे हो आप मैग्नेट का, ये ऊपर वाला साउथ पोल है। तो जैसे इसको रिलीज करोगे तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि हमेशा आपकी कॉइल अपोज करती है किसको? चेंज को। तो इसको कैसे अपोज करेगा इसके मूवमेंट को? जब यहां पे आपकी नॉर्थ पोलरिटी बन जाएगी। अगर नॉर्थ पोलरिटी बनेगी तो करंट कैसा होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो आपने क्या देखा कि इसके मूवमेंट को अपोज कौन कर रहा है? ये करंट। तो लगातार ये करंट अपोज करता रहेगा। अब जब ये मैग्नेट नीचे मूव करेगा, देखो अब ये मान लो अपने ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर रहा है और ये मैग्नेट मान लो यहां पे आ गया। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा? अब ये क्या चाहती है, ये लूप क्या चाहती है कि जो फ्लक्स पहले था, क्योंकि यहां पे फ्लक्स ज्यादा था, नंबर ऑफ लूप ज्यादा पास हो रही थी मेरी, जो फ्लक्स पहले था वो बाद में मेंटेन रहे। तो जिसकी वजह से अब यहां पे जो पोलरिटी बनेगा नीचे की तरफ वो कैसा हो जाएगा? नॉर्थ। इस चीज को हम लोग यहां पे देखते हैं। जैसे ये मान लो मेरे पास कॉइल है, अब ये मैग्नेट यहां पे आ गई, तो आपने क्या देखा कि ये कॉइल चाहती है जो फ्लक्स पहले था वो बाद में भी रहे। तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये चाहेगी कि फ्लक्स मेंटेन रहे, तो यहां कैसी पोलरिटी बन जाएगी? नॉर्थ। और ऊपर कैसी बन जाएगी? साउथ। ठीक है, तो अगेन इसके एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है, क्योंकि अब ये इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और पहले इसको वो इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रही थी। तो आपने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हुआ है। तो एक बात तो आप बोल सकते हो, लगातार आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बेसिकली है क्या, सर्कुलर लूप ही तो है एक हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है लगातार डिक्रीज होता रहेगा। बट अब आपकी वेलोसिटी देखते हैं। अब जैसे मान लो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है जी, वो मान लो 10 है। अब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन मान लो अगर 5 हो गया, तो अब हमारी जो मैग्नेट है वो एक्सेलरेट कर रही है 5 से, बट अभी भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, भले ही चाहे एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, बट एक्सेलरेशन अब भी कैसा है? नीचे की तरफ है, मतलब अभी भी वेलोसिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि आपके पास मान लो कोई भी एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ गिवन है आपको 44 सेंटीमीटर, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया सर्कुलर लूप में, और बाद में इस सर्कुलर लूप को आपने कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर लूप में, और जो टाइम कंज्यूम हुआ इस स्क्वायर सर्कुलर लूप को स्क्वायर लूप में कन्वर्ट करने के लिए वो कितना गिवन हमें 0.2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि आपकी कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 टेस्ला। ओके, तो बोला गया था आपके पास पहले एक स्ट्रेट वायर थी जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, उसको मैंने पहले कन्वर्ट कर दिया सर्कुलर लूप में। तो आप क्या बोलोगे, इस लूप की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? भाई देखो जो लेंथ है वो अब क्या बन चुका है मेरे पास, इसका पेरीमीटर, ये सॉरी सरकमफ्रांस बन चुका है। तो सरकमफ्रांस क्या आ जाएगा, ऐसे लेंथ कितना है 44 डिवाइड बाय 2 पाई, और इसको आप लिख सकते हो 44 अपॉन में 2 इंटू में 22 डिवाइड बाय 7। तो यहां से मेरे पास ये क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ लूप क्या हो चुका है 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इस एरिया को मैंने बोल दिया A1। तो यहां से क्या आएगा पाई, एरिया कितना है और रेडियस कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196, और पाई कितना होता है 22/7। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 8, 28 इंटू में 22। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास क्या आ चुका है A1 एरिया आ चुका है। और हमें बोला गया कि बाद में इस सर्कुलर लूप को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस स्क्वायर के अंदर। अगर इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है तो आप एक बात बोल सकते हो, अब ये जो एज लेंथ होगा वो क्या होगा मेरे पास अब 11 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ गया मेरे पास A2। तो A2 क्या होगा 11 का स्क्वायर मतलब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ चुके हैं, और हमें बोला गया मेरा फील्ड कैसा है कांस्टेंट। तो इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, और जो टाइम लगा वो कितना है 0.2 सेकेंड। तो ईएमएफ होता क्या है, एवरेज ईएमएफ की बात कर रहा है। तो एवरेज ईएमएफ क्या होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, पहले फ्लक्स क्या था मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, एरिया क्या था मेरे पास A1, और बाद में वो क्या हो गया A2। तो क्या लिखूंगा B A2 माइनस B A1 डिवाइड बाय टाइम। टाइम आपको गिवन ही है वैसे 0.2 सेकेंड। अब यहां पे जो एंगल है वो बेसिकली कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि देखो बोला गया है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हो, पर बी तो कॉमन है, डिवाइड बाय टी। A2 कितना है मेरे पास 121 माइनस ये कितना है 616, और फील्ड कितना है मेरे पास 2 डिवाइड बाय 0.2। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 10 माइनस 10 121 माइनस 616, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब वो ईएमएफ आ जाएगा मेरे पास, और ईएमएफ किस में होता है मेरा वोल्ट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप एवरेज ईएमएफ निकाल सकते हो अगर आपका एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देखो अभी आपने देखा था अगर मेरा पाथ अगर क्लोज्ड होगा तो आपका करंट फ्लो होता है, अगर पाथ क्लोज नहीं है तो आपका ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, सो एक बात अब हम देखते हैं कि जब वो हमारा करंट मूव करेगा तो उस केस में मेरा कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब हमें चार्ज कैलकुलेशन करना है। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि एवरेज करंट क्या होता है डेल्टा क्यू, ये डेल्टा फाई है और ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। और अगर एवरेज करंट लिख रहा हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा ईएमएफ एवरेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट होता क्या है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। एवरेज करंट क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और एवरेज ईएमएफ क्या होता है डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी इंटू में आर। डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया तो आपके पास जो चार्ज फ्लोन आया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया क्यू। ये मेरे पास क्या है चार्ज फ्लोन।
क्यू किसके बराबर आ चुका है, डेल्टा फाई अपॉन में आर के। तो आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है किसी भी सर्किट के अंदर, तो किसके बराबर है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100 और उसका एरिया कितना है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस एंड द कॉइल इज प्लेस्ड नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेस्ला या बोल सकते हैं इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ द कॉइल इज रोटेट थ्रू एन एंगल 180 डिग्री देन हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द कॉइल। बोला गया है कि देखो अगर मान लो मेरा पहले फील्ड था इस तरीके से, हमने बोल दिया कि मेरा फील्ड अंदर की तरफ है, और ये मान लो मेरे पास कोई भी एक कॉइल है इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर मैंने मान लिया अंदर की तरफ है। तो एरिया वेक्टर और जो फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा 0। ओके, अब जब आप इस कॉइल को रोटेट कर दोगे एट एन एंगल 180 डिग्री, ठीक है, तो अब आपका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ गया और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ चुका है मेरे पास 180 डिग्री। ओके, तो पहले एंगल क्या था मेरे पास 0 और बाद में क्या होगा वो 180 डिग्री। तो आपको बताना है जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वजह से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर, और हमें रेजिस्टेंस पता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, पहले हम निकाल लेते हैं चेंज इन फ्लक्स भाई, क्योंकि जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या है डेल्टा फाई अपॉन में आर। अब डेल्टा फाई क्या होगा, φ2 - φ1, φ2 - φ1 अपॉन में आर। ओके, तो देखो φ2 कितना होगा मेरे पास भाई, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है हमेशा, एरिया भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो ये मेरे पास कोई भी एक कॉइल थी तो अभी भी जो इसका एरिया है जो इस फील्ड के साथ लिंक कर रहा है वो सेम है। जब इसको मैं रोटेट कर दूंगा जब भी आपका एरिया सेम रहेगा, बट जब आप इस प्रोसेस को करते हो तो आपका लगातार फ्लक्स चेंज होता है, देख रहे हो, क्योंकि देखो जब आपने इसको रोटेट किया तो आपका ओरिएंटेशन चेंज हुआ जिसकी वजह से आपका फ्लक्स चेंज हुआ। तो जो चेंज इन फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया इनटू में कोस, बाद में एंगल कितना हो चुका है मेरे पास 180 डिग्री, और इनिशियल एंगल मेरे पास क्या था 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना बेसिकली क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो जो Q आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं BA। अब कोस 180 क्या होता है -1, कोस 0 क्या होता है 1 डिवाइड बाय R। R कितना है 10, फील्ड कितना है मेरे पास 1, एरिया कितना है 10⁻³ डिवाइड बाय 10 और ये -2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 2 × 10⁻²। अब हमें निकालना है चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो बोल सकता हूं कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या है 2 × 10⁻² कूलम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट। सो एडी करंट क्या होता है, एडी करंट are the current which induce in the body of conductor when the magnetic flux link with the कंडक्टर चेंजेस। ओके, अब तक हमने एक बात पढ़ा है कि अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखो अगर हमारे किसी भी मेटेलिक शीट का या कंडक्टर का अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके अंदर जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ एडीज। एडीज का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो
आपने देखा होगा अगर आप किसी भी स्टोन को रिलीज कर दो पानी के अंदर तो वहां पे कुछ एडीज बनते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो मेरे पास कोई भी स्टोन था, मैंने उसको रिलीज कर दिया तो यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स आप देखते हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीज बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एडीज के अंदर मूव करेंगे। देखो ये मान लो मेरे पास कोई भी एक मेटेलिक शीट है, इसका फ्लक्स चेंज हो गया तो होगा क्या, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे एडीज की फॉर्म में। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडीज करंट बोल रहे हैं, एडी करंट बोल रहे हैं। एडी करंट बेसिकली वही है जो हमारा इंड्यूस करंट था जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, बट यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कंडक्टर के अंदर हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक मेटेलिक शीट है, उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ओके। इस चीज को हम एक बार समझते हैं ये क्या है। देखो मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई भी एक मेटेलिक शीट है, जो कि ऑसिलेट कर रही है इस गिवन फील्ड के क्रॉस। ये हमारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मतलब इस फील्ड के क्रॉस ये ऑसिलेट कर रही है। तो होगा क्या, जब ये मेरी मेटेलिक शीट एंटर करेगी इस फील्ड के अंदर, तो आपने क्या बोला, ये फील्ड एंटर कर चुकी है इस फील्ड के अंदर, तो होगा क्या, इसका फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर, और डायरेक्शन ऑफ करंट आप फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि ये कंडक्टर हमेशा चेंज को अपोज करेगा। तो इस को अपोज कैसे कर सकता है, जब ये अपना फील्ड बाहर की तरफ बना दे। तो जब ये फील्ड अपना बाहर की तरफ बनाएगा तो करंट मेरा इस डायरेक्शन में होगा, ओके। क्योंकि पहले जो मेरा फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो आपका फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो इसने इस चीज को अपोज करने के लिए अपना करंट इस डायरेक्शन में बनाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे फील्ड बाहर की तरफ आया। अब देखो जब ये इसको लीव करेगा, देखो जब ये इसके अंदर कंप्लीटली आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, मेरा फ्लक्स क्या हो चुका है, मैक्सिमम। बट इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है ऑसिलेशन की वजह से। तो अभी जब ये इस फील्ड को लीव करेगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जब ये लीव करेगा तो अगेन आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगेन आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगेन ये शीट इसको अपोज करेगी, चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग ए करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाएगी तो जब ये इसका फील्ड अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि इसको चेंज पसंद नहीं है। जब ये इसके अंदर कंप्लीटली आ चुकी थी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो चाहते हैं कि हमेशा इसका फ्लक्स मैक्सिमम रहे, तो उस फ्लक्स को अचीव करने के लिए अपना जो फील्ड है वो अंदर की तरफ बनाएगी। अगर करंट फील्ड अंदर की तरफ है तो करंट कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपने क्या देखा, जब ये कंडक्टिंग मेटेलिक शीट ऑसिलेट करती है तो आपका करंट इंड्यूस होता है इस शीट के अंदर, ओके। तो इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो, एडी करंट बोल रहे हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो एडी करंट है वो बेसिकली जो डायरेक्शन हम दे रहे हो किसकी हेल्प से दे रहे हैं, यहाँ पे लेंज लॉ की हेल्प से दे रहे हैं। तो आप बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ। दूसरी बात क्या है, अब जब ये कंडक्टर ऑसिलेट करेगा तो लगातार इसके जो ऑसिलेशन है वो डैम्प हो जाएंगे। डैम्प का मीनिंग क्या है, अगर मान लो ये फील्ड नहीं है यहाँ पे और ये 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कर रहा है, और जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई कर दिया तो इसके जो ऑसिलेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मान लो पहले 50 कर रहा था तो अब मान लो 20 करेगा, तो आपके जो ऑसिलेशन है वो क्या हो चुके हैं, डाई आउट हो चुके हैं, और ये इजिली रेस्ट पे आ जाएगा, ओके। तो एक बात आप समझ चुके हो कि एडी करंट हमेशा अपोज करता है किसको, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सो एडी करंट इज ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, ओके। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस
गिवन मेटेलिक शीट के अंदर जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो एडीज की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, अगर आपको एडी करंट को मिनिमाइज करना है तो आप कैसे करते हो? अगर मैं इस मेटेलिक शीट में स्लॉट कट कर लूं, जब आप स्लॉट कट करोगे तो जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले वो ऐसे मूव कर रहे थे, तो अब वो इस तरीके से मूव करेंगे, तो जो पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज हो चुका है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो चुका है आपका? इंक्रीज हो चुका है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका करंट क्या होगा? डिक्रीज। तो आप लिख सकते हो टू मिनिमाइज द एडी करंट we use slotted metallic शीट। ओके, लॉजिक क्या है कि जब आपने स्लॉट कट करे तो आपका पाथ इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं एडी करंट की, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका एडी करंट का जो फिनोमिना है उसको हम लोग यूज करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। सो फर्स्ट क्या है हमारा? इंडक्शन फर्नेस। देखो, मान लेते हैं कि आपको किसी भी मेटल को मेल्ट करना या हीटअप करना है, उसको मैंने इस गिवन कंटेनर के अंदर प्लेस कर दिया। ये मान लो मेरा मेटल है जिसको मुझे हीट करना है, और अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं वेरिएबल, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मतलब डायरेक्शन वेरी करेगा, मान लो एक तरफ एक बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो देखो लगातार आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कोई छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूं, इसके ऊपर मैं स्टडी करो। ये मान लो मेरा कोई भी एक मान लो पीस है जिसको मुझे हीट करना है। मान लेते हैं इसका ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। इसका मतलब क्या है? आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो एक टाइम पे फील्ड इस तरफ है तो आपका फ्लक्स क्या आएगा? यहाँ पे भाई फील्ड भी इस तरफ है और एरिया भी इस तरफ है, तो फ्लक्स कैसा आया मेरा? पॉजिटिव। आफ्टर हाफ रोटेशन आपका फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो अब जो एंगल है वो कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पे भाई एरिया वेक्टर पहले इस तरफ था, फील्ड इस तरफ हो गया, अब एंगल कितना हो चुका है इनके बीच में? 180। तो अब फ्लक्स क्या जाएगा? नेगेटिव। तो जो चेंज होगा, चेंज क्या होता है हमेशा भाई? φ2 माइनस φ1। तो चेंज को क्या लिखूंगा? नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो आपका क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है इन कंडक्टर के अंदर, और जब करंट इंड्यूस होगा तो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस, इनको हम लोग बहुत इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक, या मैग्नेटिक ब्रेक बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक ब्रेक। देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक है आपने सुना होगा, जो भी हमारी मेट्रो वगैरह है जो, उन सभी में हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करते हैं अगर आप समझ पाओ तो एक बार देखना, कि ये मान लो मेरे पास बेसिकली हमारा रोटेटिंग ड्रम है, सॉरी। ठीक है, मतलब ये जो ड्रम है वो किससे कनेक्ट है? हमारा व्हील से कनेक्ट है। जब व्हील घूमेगा तो ड्रम भी रोटेट करेगा। और ये मान लो मेरा कोई भी मान लो रोड है, जैसे रोड है, मान लो ये मेरी डिस्क है इस प्लेन के अंदर, और ये मेरी क्या है? बेसिकली एक रोड है। ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे बेसिकली। ठीक है, और जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करते हो तो ये जो आपकी रोड है वो बिहेव करती है या कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो अपना इसका कुछ अपना फील्ड होगा। हमने मान लिया कि इसका फील्ड किस तरफ है? इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो आप क्या बोलोगे? इस रीजन में आपका जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है।
अगर फील्ड अंदर की तरफ है तो देखते हैं, अगर मैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एरिया इसके साथ लिंक कर रहा है, ये मान लो मेरा वो एरिया है, जैसे इसके सामने का जो एरिया है वो अगर ये है, ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली होगा क्या, ये स्ट्रिप्स बन रही होगी बहुत सारी, ठीक है, ये ड्रम का एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या एक स्ट्रिप है। ओके, अब जब ये ड्रम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो ये जो स्ट्रिप है वो इस तरफ मूव कर रही होगी वी वेलोसिटी से मान लो, ठीक है, तो वेलोसिटी मेरी इस तरफ है और फील्ड मेरा अंदर की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा जो हाई पोटेंशियल होगा वो कहाँ होगा, देखो जब मैं लेके जाऊंगा वी को बी के पास लेके गया तो जो मेरा हाई पोटेंशियल आया वो आया मेरा इस पॉइंट पे, ओके, और जो लो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट पे होगा। इसी तरीके से हर एक स्ट्रिप का अपना हाई पोटेंशियल होगा और एक लो पोटेंशियल होगा, तो ऐसे इसका भी बोल सकता हूँ हाई पोटेंशियल है, इसका भी हाई है, ये इसका भी है ये, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लो पोटेंशियल है। ओके, तो जो मेरा करंट मूव करेगा, अब करंट मूव करता है हमेशा हाई से लो की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो ये जो करंट है इस स्ट्रिप में मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो भाई ऐसे करंट घूम के ऐसे मूव कर रहा है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में है और फील्ड अंदर की तरफ है। तो आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स कितना होता है, IL क्रॉस बी वेक्टर, मतलब जब आप IL वेक्टर को बी वेक्टर के पास लेके जाओगे तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा। देखो IL इस तरफ है और B अंदर की तरफ है, तो फोर्स मेरा आया इस डायरेक्शन में, तो इस आर्म के ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा इस डायरेक्शन में। तो देखो जब इस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये बेसिकली फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो ड्रम है अपने आप ही रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेक वर्क करते हैं, और वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारे एडी करंट के ऊपर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, इंडक्शन मोटर। आपके इंडक्शन मोटर में भी जो वर्किंग है वो इसी के ऊपर वर्क करती है, एडी करंट के ऊपर। फिर नेक्स्ट है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। आपको मैंने बताया था जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट मेजर करता है। देखो ये जैसे मान लो मेरे पास डायल है और ये मेरा पॉइंटर है, आपने देखा होगा, ठीक है, ये मेरा डायल है और ये मेरा क्या है, पॉइंटर। जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये निडल मूव करती है इस स्केल के ऊपर। होता क्या है, जैसे करंट आया ये मान लो इस पॉइंट पर आना चाहती है तो पहले ये ऑसिलेट करती है अपने मेन पॉइंट के अबाउट, ऐसे ऑसिलेट करती रहती है। अगर मुझे इस ऑसिलेशन को डैम्प कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी कॉइल को वाउंड करते हैं एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर, जिससे कि उसके जो ऑसिलेशन है अपने आप ही डाई आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी ऑसिलेशन को डैम्प कराने के लिए इसके फ्रेम कैसा लिया है, मेटेलिक फ्रेम लिया है। तो यहाँ पे भी हमने एडी करंट का यूज किया है डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पीडोमीटर। देखो ये बेसिकली जितने भी आपकी एप्लीकेशन है आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे यूज होता है, और मैंने सभी की कोशिश करी है कि आपको लॉजिक बता पाऊँ कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। और लास्ट क्या, स्पीडोमीटर है। जिस हिसाब से आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है उस हिसाब से आपका स्पीडोमीटर भी काम करता है। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन थी एडी करंट के ऊपर। ओके।